हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गद्य खंड के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र का स्वरूप पाठ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है, जो उनके ग्रंथ निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र से लिया गया। डॉक्टर अग्रवाल के बारे में संक्षेप में जानते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई और एमए की शिक्षा इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया, साथ ही पाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनकी मृत्यु कुछ विद्वानों के अनुसार 1966 में मानी गई और कुछ के अनुसार 1967 में मानी गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं माता भूमि, वागधारा, भारत की मौलिक एकता, पृथ्वीपुत्र आदि। तो आइए हम पाठ के बारे में जानते हैं कि इस प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप में लेखक ने 3 तत्वों भूमि, जन और संस्कृति, 3 तत्व कौन से? भूमि, जन और संस्कृति, इन तीनों तत्वों पर प्रकाश डालते हुए इन तीनों तत्वों से ही राष्ट्र का निर्माण माना है। प्रस्तुत लेख में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस भूमि को माता के रूप में और स्वयं को पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये राष्ट्रीय भावना के उदय के लिए आवश्यक है। अर्थात जब ये भाव हमारे अंदर आता है तभी हमारे अंदर राष्ट्र की भावना का उदय हो सकता है। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने सभी संतानों या पुत्रों को समान भाव से उनका पालन पोषण करती है, हर संभव उनकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करती है, उसके लिए सभी बराबर होते हैं, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य भी इसके लिए समान है। यह सभी को अपने ऊपर समान अधिकार देती है, सभी को उपयोग करने का समान अधिकार यह भूमि देती है। और संस्कृति के विषय में भी लेखक ने अपने अत्यंत मार्मिक विचार व्यक्त किए। लेखक का मत है कि संस्कृति के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है, अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। तो जैसा हमने अभी जाना कि राष्ट्र का स्वरूप, हमारा जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का निर्माण किन तत्वों से बताया? 3 तत्वों से, भूमि, जन और संस्कृति। केवल भूमि को हम राष्ट्र नहीं कह सकते, अर्थात जब तक उसका कोई भोग करने वाला न हो तब तक उसे हम राष्ट्र नहीं कह सकते। तो राष्ट्र का निर्माण 3 तत्वों से होता है, भूमि, जन और संस्कृति। तो आइए पहले हम भूमि तत्व का अध्ययन करते हैं। राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि का अध्ययन करते हैं। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत माने आदि से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो भूमि में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जीवन में राष्ट्र के विकास में भूमि के महिमा को स्वीकार करते हुए उसकी उपयोगिता और उसकी महिमा पर प्रकाश डालते हैं और वे भूमि को समृद्ध बनाने के प्रति मनुष्य को सचेत कर रहे हैं। तो इसमें लेखक कहते हैं कि इस भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है। वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ भी हो, लेकिन हमारी संस्कृति के अनुसार इस भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है, जो अनंत काल से है, असीमित है। इसलिए उसके भौतिक स्वरूप,
उसके आंतरिक, उसकी सुंदरता के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। हम अपनी भूमि के प्रति, उसके सौंदर्य के प्रति, हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य के प्रति सजग रहे, उसके रूप को विकृत न होने दें। हम जितना अपनी भूमि के विषय में सोचेंगे, उससे जुड़ेंगे, उतनी ही राष्ट्रीय भावना का उदय हमारे अंदर होगा, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी, कि राष्ट्र के प्रति भाव उत्पन्न करने की यह पृथ्वी ही हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम, उसके प्रति सजग रहने की भावना जागृत करती है। तो जितना हम पृथ्वी से अधिक जुड़ते हैं उतने ही राष्ट्रीय भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। अतः यह पृथ्वी ही राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी। जो राष्ट्रीयता और जो भाव मनुष्य के अंदर राष्ट्र से नहीं जुड़ा है वह उत्पन्न होता है तो उसका अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रहता। अर्थात जो विचारधारा, जो विचार, जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, यदि वे राष्ट्र के हित में नहीं है तो उनका अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह सकता। तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। कि जितना हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, उसके बाह्य और आंतरिक भाग के विषय में जानेंगे, उतने ही उसके प्रति हमारे मन में प्रेम, आदर का भाव जागृत होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत आदि से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता, उसकी महिमा को पहचानना हमारा कर्तव्य ही नहीं अपितु हमारा धर्म है। गद्यांश 2। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और शहरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। लेखक ने हमें अपने राष्ट्र के प्रति सजग रहने के लिए कहते हुए लेखक कहते हैं कि हर प्रकार से हमें सैकड़ों प्रकार से जिससे पृथ्वी का संबंध है, जिस वस्तु से जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है, वह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसका ध्यान रखना, को सुरक्षित रखने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। अर्थात हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए और पृथ्वी का हर एक अंग का हमें अध्ययन करना चाहिए, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और गांव हो या शहर हो, सैकड़ों प्रकार से वहां पर केंद्र खोल करके हमें पृथ्वी की जानकारी, इसकी महत्वता की जानकारी हमें देनी चाहिए। गद्यांश 4। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रति समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से प्रवर्धित प्रत्येक तृण लता वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। लेखक कहता है कि पृथ्वी के हर छोटे से बड़े अंश की हमें जानकारी होनी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि हमारे मेघ हैं, बादल हैं, ये किस कारण से उठ करके ये जलवायु को प्रभावित करते हैं, हमारी उपजाऊ भूमि की उपजाऊता को बढ़ाते हैं। तो इन सब का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, ये प्रत्येक बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। इस प्रकार से जब हर प्रकार से हम पृथ्वी के विषय में सोचेंगे तो उसके प्रति हमारा प्रेम, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से हम हर संभव प्रयास करेंगे और हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इस धरती को हम वसुंधरा कहते हैं क्योंकि बहुमूल्य रत्नों से भरी पड़ी है। उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियां लाकर, तो यहाँ पर लेखक हमें कहता है कि हमारी जो
धरती माता है उसमें असंख्य बहुमूल्य रत्नों से वह भरी पड़ी है। इनकी जानकारी करना, इसका अनुसंधान करना, इसकी खोज करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसी से हमारा विकास संभव है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता है, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के साथ राष्ट्र का विकास होता है। साथ ही साथ जो नदियां इस पृथ्वी पर बहती हैं और पहाड़ों को पीस पीस करके अनेक प्रकार की मिट्टियां ला करके इस धरती के शरीर को सजाती हैं, हमारी भावी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिए इन सबको जानना, इनकी जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। मनुष्य इनकी जानकारी प्राप्त करके इनको अपने उपयोग में लाता है और इन्हें बहुत सुंदर से सुंदर इनको बना देता है। अनेक प्रकार की अनगढ़ नग माने नगीना पर्वत भी होता है, विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। कि हमने देखा है कि नदियों के किनारे अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण नग जो है हीरे चमकते रहते हैं, और उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कट्टा पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। कि वे नदियों के घाटों की सुंदरता कोई नहीं बढ़ाते, अपितु जब उन्हें हम अपने उपयोग में लाते हैं तो उससे हम अनेक प्रकार के कारोबार और मनुष्य की वे सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से इन सब का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो नग हैं, जो नदियों के किनारे उनके घाटों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें जब कारीगर उनको निखारते हैं तो ये अनेक स्त्री पुरुषों की शोभा के काम आते हैं, और साथ ही साथ अनेक प्रकार से हमारे उपयोग में आते हैं। इसीलिए इनका ज्ञान भी होना आवश्यक। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के लिए नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। कि जो भी आकाश से धरती के बीच में जो भी अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जो भी सामग्री है, उन सब की जानकारी होना हमें आवश्यक है। यदि इन सब के प्रति नवयुवकों में जिज्ञासा का भाव नहीं है, जानने की कोई इच्छा नहीं है, तो उस समय तक वह राष्ट्र सोए हुए के समान ही रहता है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता अर्थात खाली न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम गद्यांश में ये एक महत्वपूर्ण गद्यांश है। इसमें लेखक ने मनुष्य को प्रेरित किया है कि हमें वैज्ञानिक तकनीकियों और परिश्रम को मिला करके एक नया रूप प्रदान करना है। हमें वैज्ञानिक प्रगति इस रूप में करनी है जिससे श्रमिकों के श्रम पर कुठाराघात न, अर्थात उनका श्रम न छीन जाए। तो इस प्रकार से हमें वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करना है जो हमारी गुणवत्ता को बढ़ाए। ये कार्य हमें प्रसन्नता, उत्साह और परिश्रम के द्वारा प्रतिदिन करना चाहिए। और हमारा यह उद्देश्य हो कि कोई भी व्यक्ति बिना रोजगार के ना रहे। यह किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण समृद्धि और उसके रूप सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। अतः हमारे लिए यही बताया गया है कि अभी तक हमने भूमि तत्व के विषय में पढ़ा। इसमें हमने जाना कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी भूमि के बाह्य और आंतरिक स्वरूप की जानकारी होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता और उसके महत्व को अपने विकास में, अपने राष्ट्र के विकास में उसका क्या योगदान है,
इस विषय में हमें अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ हमें वैज्ञानिक प्रगति के साथ यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम इस प्रकार की वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करें कि जिससे किसी श्रमिकों का श्रम न छूटे, बल्कि उनको नए रोजगार प्राप्त हो और उनकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो, उसमें गुणवत्ता आए। इसी प्रकार से किसी राष्ट्र के लिए यह सबसे आवश्यक है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम इसके 2 तत्व जन और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे।